सो देखो बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सेंड ਕੀਤੇ है ना असाइनमेंट ਹੁਣੀ तो वेव मोशन पे बेस्ड है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसकी स्टेटमेंट है द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज। तो लीनियर मास डेंसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज a transverse wave is propagating on the string which is described by equation where x and y are in meter and t in second, then tension in the spring is। so देखो ये जो बेटा क्वेश्चन है ना बड़ा ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਏ। मतलब एक स्ट्रिंग है ਉਹਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। तो ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ म्यू ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਬਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ओमेगा t plus kx ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। तो ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਹੈ 0.02 ਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 30 ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦਾ ओमेगा ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ओमेगा ਹੋ ਗਈ 30 और ਇੱਥੇ x ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ k ਹੁੰਦਾ, तो k 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ω/k। एक्चुअली भी उन्हें इस न्यूमेरिकल च थानू वेव वेलोसिटी डायरेक्टली नहीं दिती है ना, भी उन्हें एक इक्वेशन दी टर्म च देती है, तो जो समझ होएगी उन्हें अपने आप सॉल्व कर लेना स्टूडेंट। अच्छा फिर पुत्र जे तुसी क्वेश्चन नंबर 2 नु देखो, in a medium in which transverse progressive wave is traveling, the phase difference between 2 points with a separation of 1.25 centimeter is pi/4। गल समझ आ कि 1.25 सेंटीमीटर है, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੂਰੀ, ਤੇ pi/4 है फेज डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस नु अगर ਆਪਾਂ डेल्टा x लिख रहे हैं फेज डिफरेंस नु फाई, तो थानू फाई ते डेल्टा x ਦਾ रिलेशन पता ही ਹੁੰਦਾ ना कि नहीं पता? थ्योरी पढ़ते नहीं? तो पाथ डिफरेंस अगर डेल्टा x है तो फेज डिफरेंस फाई है ना। तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ इस गल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜੋੜਨਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ अगर लैम्डा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई होगा, अगर 1 है तो 2 पाई बाय लैम्डा हो गया। तो अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा x है तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x। तो आ रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस जो ਤੁਹਾਡੀ टिप्स ਤੇ है तो सॉल्व कर सकते हैं। तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ बेटा फाई भी गिवन है, डेल्टा x भी गिवन है, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮਡਾ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਮਡਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਹੈ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਵੇਵ ਹੈ 1000 ਹਰਟਜ਼। तो फ्रीक्वेंसी अगर 1000 हर्ट्ज ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ μ ਲੈਮਡਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मल्टीप्लाई
string with linear mass density 5 into 10 raised to power minus 2 kg per meter is under a tension of 80 Newton. How much power must be supplied to the string to generate a wave at a frequency of 60 Hertz and an amplitude of 6 centimeter? तो देखो उत्तर, so power, P means power. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ। तो लिख लो, हेडिंग बना के लिखना वा अंडरलाइन करके, पावर ऑफ ए वेव, पावर ऑफ ए वेव मतलब ਜਦੋਂ कोई वेव एग्जिस्ट करेगी तो वो कितनी पावर कैरी करेगी, है ना, एनर्जी पर सेकेंड। तो पावर ऑफ ए वेव का फार्मूला लिखो, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर अच्छा ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜੀ पावर ऑफ वेव है ਉਹਦਾ फार्मूला है हाफ म्यू, म्यू है लीनियर मास डेंसिटी, नाल लिख लेना ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का पता ही है ਤੁਹਾਨੂੰ 2 पाई म्यू या 2 पाई बाय टी, नाल लिखना a स्क्वायर b। v, v है बेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो ਹੁਣ देखो ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। म्यू ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ, एम्पलीट्यूड ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ओमेगा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ओमेगा ਕੀ ਹੈ ਨਾ 2 पाई म्यू वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी। ਤੇ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ √t/μ, है ना। तो ਆਪਾਂ करना पता की है, सो आ वैल्यू ਇੱਥੇ पुट करके हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर √t/μ, है ना, हाफ ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर √t/μ इकट्ठे कर देने ना इधर। आ ਤੁਹਾਡਾ फार्मूला तैयार हो गया, ਇਹਨੂੰ वैल्यूज पुट करोगे आंसर आएगा। तो मतलब इस न्यूमेरिकल ਨੂੰ सॉल्व करते हुए ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ फार्मूला ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ कि पावर ऑफ ए वेव इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग ਕਿਹੜਾ फार्मूला है, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। ਹੁਣ देखो ਹੁਣ ਇਹ फार्मूला आया कित्थों आया ना, ਹੁਣ देखो प्रॉब्लम कित्थे ਹੁੰਦੀ है पुੱਤਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ फार्मूलाज ਨੂੰ याद रखो, ठीक है, पर फिजिक्स केमिस्ट्री ये इतने ज़्यादा फार्मूलाज है तो अगर सानू उन्हां दी डेरिवेशन मतलब डेरिवेशन मीनस वो कित्थों पाया तो असी कट सकीए तो साडे लिए काम सौखा हो जाता। हुण ओहदे लिए देखो आ है तुहाडे कोल, तुहानू याद है ना एनर्जी ऑफ वेव मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन च एनर्जी लिखदे सी हाफ m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर मतलब r की सी एम्पलीट्यूड, तो आप एम्पलीट्यूड का सिंबल जे r की जगह a लिया था a स्क्वायर लिखना, तो m मास है, ठीक है। तो हुन लीनियर मास डेंसिटी की होंदी है मास ओवर लेंथ, तो फिर मास की हो गया लीनियर डेंसिटी इनटू लेंथ, है ना।
डिस्टेंस ओवर टाइम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੀਡ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੇਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋਗੀ ਵੇਵ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, तो वेव वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अच्छा ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, अगर सानू बेसिक पता ना तो ਅਸੀਂ टर्म्स ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇਵ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ओमेगा बाय k, k ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, तो ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ओमेगा ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ vk ਅਗਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਫ ਮਿਊ v ओमेगा स्क्वायर, है ना, ਨਾਲ a स्क्वायर, है ना, मतलब जितना मैनिपुलेट कर सकते हैं ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਲਓ ਪੁੱਤਰ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵੇਵ, इंटेंसिटी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਓਵਰ ਏਰੀਆ, है ना, एरिया। तो क्योंकि ए में पता क्यों नहीं लिखा, वो फिर ए एम्पलीट्यूड भी है ना, गड़बड़ हो सकती है साडे लिए, मैं एरिया लिखता। अच्छा ਹੁਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਧਰ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। क्यों, क्योंकि लीनियर मास डेंसिटी होती है मास ओवर लेंथ। अच्छा हुन वायर अगर सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर का मास जेड़ा वा वो की होगा सिलेंडर का वॉल्यूम इनटू सिलेंडर की डेंसिटी, है ना, यही हो। तो सिलेंडर का वॉल्यूम की होना सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी ओवर एल, एल एल कटेगा तो लीनियर मास डेंसिटी इनटू एरिया भी होता। तो मैं इथे लिखता ना म्यू की जगह से डेंसिटी इनटू एरिया। अच्छा v ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ओवर एरिया, एरिया कटा गया तो इंटेंसिटी आ गई पुत्र हाफ रो v ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵੇਵ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਂਸਿਟੀ, ਮਾਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ। समझ आई गल, समझ आ रही है पुत्र? समझन नालों ज्यादा बात कि तुसी याद रखना शुरू करो। हुन देखो भी कितने हो गए क्वेश्चन, 3, तो होना जो 4 थे, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ a cos kx sin omega t। ਲਓ ਜੀ और एक गल सुन लो पुत्र, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੇਵ ਹੈ ਨਾ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੇਵ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ मतलब sin cos ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਟਰਮ ਚ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਟਰਮ x ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਦੂਜੀ ਟਾਈਮ ਤੇ।
और इत्थे मान के चलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव जिस डायरेक्शन च जा रही है लॉन्ग एक्स एक्सिस। तो याद रख लो पुत्र आ जी मैं ब्रैकेट च कीती टर्म है वो हमेशा पता की है स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड, स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड मतलब स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड कला ए नहीं है, ए दे नाल वो टर्म है जिहड़ी पोजीशन ते डिपेंडेंट है, ये नोट करो ठीक है। अच्छा हुण देखो वो की कह रहा सानू इस न्यूमेरिकल दे विच पुੱਤ आ सानू दिता वा बट आ फॉर्म इदा भी दिती हो सकती है। तो आ ब्रैकेट वाली टर्म्स तुहाडा स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड होएगा और सानू इत्थे ए दी वैल्यू कितनी दिती हुई है 1 मिलीमीटर, थानू k दी वैल्यू कितनी दिती हुई है 1.57 पर सेंटीमीटर, थानू ओमेगा दी वैल्यू कितनी दिती हुई है 728.5 पर सेकंड है ना। हुण की कह रहा कहंदा एक तां दसो नोड ते एक दसो एंटी नोड जिहड़ी ओरिजिन दे नेड़े है। तो आ जाओ फिर जदों कहंदा ना नोड दी पोजीशन कड्डो तां तुहाडा ध्यान एकदम एम्पलीट्यूड वाल चल जाना चाहिए स्टैंडिंग वेव की। तो एम्पलीट्यूड आया ते नाल ही अगली गल थानू नाल ही याद आ जानी चाहिए है कि स्टैंडिंग वेव दे विच नोड वो जगह हुंदी है जिथे एम्पलीट्यूड जीरो हुंदा। तो नोड पे एम्पलीट्यूड जीरो हुंदा। हुण आ जिहड़ा ए है ये तो जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब cos kx जीरो हो गया। तो cos kx अगर जीरो हो गया तो cos की वैल्यू जीरो किते किते ली हुंदी है 90 ਲਈ। ਇਹਦਾ मतलब आ साइड पे ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ cos 90 डिग्री भी है ना ਤੇ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 270 ਵੀ है ना। ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ cos kx 0 है इट मींस आ वाली वैल्यू ਜਿਹੜੀ एंगल है ये या तो होगी 90 डिग्री या 270 है ना, या आ वाले डिफरेंट ऑप्शंस आ गए ध्यान दियो पुੱਤ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ नोड ਦੀ अलग-अलग जगह ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ नोड ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ नोड ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਐਸਟ ਹੈ मिनिमम, इस करके ਅਸੀਂ सिर्फ आ इक्वेशन सिलेक्ट कर रहे हैं। तो आ फर्स्ट नोड की कंडीशन है, आ सेकंड ਲਈ, आ थर्ड ਲਈ, आ फोर्थ ਲਈ एंड सो ऑन। तो ਹੁਣ ਇਥੋਂ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ आ रहा ठीक है निकल आओ। अच्छा तो इतना ही अगर उन्हें क्या क्या किया बोलिया ही उन्हें कहता एंटी नोड की पोजीशन भी दसो। तो एंटी नोड का मतलब होता पुत्र ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सुन लो ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ एम्पलीट्यूड है वो की होना वा मैक्सिमम है ना ठीक है प्लस माइनस 1। ਹੁਣ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ प्लस माइनस 1 ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ प्लस 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ 0 ਲਈ, माइनस 1 ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 180 ਲਈ है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब kx की वैल्यू या 0 होए या पाई या 2 पाई या 3 पाई या 4 पाई या 5 पाई। अच्छा हुण गल नूं सुनियो उन्हें पता की क्या वो कहता एंटी नोड दी पोजीशन दसो। तो पहला एंटी नोड का बन रहा 0 पे इत्थे
ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟੀਨੋਡ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ x ਕੀ ਹੈ greater than 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨਾ। तो x कितना है ना kx अगर पाई है तो x की वैल्यू बेटा पाई बाय k है। समझ आई पुत्र कुछ? So question number 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो की है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोनोमीटर वायर। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ सोनोमीटर वायर वाला केस ब्रैकेट च लिख लो। ਜਦੋਂ मतलब सोनोमीटर वाली प्रॉब्लम आ गई वो किहदे बराबर है सोनोमीटर वायर का मतलब ब्रैकेट च लिख लो स्ट्रेच्ड वायर whose both ends are fixed। ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ टॉपिक formation of standing waves in a stretched wire whose both ends are fixed। fixed कह लो तो सोनोमीटर वाली प्रॉब्लम वो है। तो कहता फंडामेंटल अच्छा नाल ही याद पहला करिए जिहड़ी स्ट्रेच्ड वायर हुंदी है ना जिहदे दोनों एंड्स फिक्स्ड होण ओदी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किहदे बराबर हुंदी है तो ओदी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर हुंदी है v/2l। और स्ट्रेच्ड वायर होने करके पुत्र वेव वेलोसिटी किहदे बराबर हुंदी है अंडर रूट टेंशन ओवर म्यू। आ बन गई गल। हुण वो की कह रहा वो कहंदा द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इंक्रीजेस बाय 6 हर्ट्ज if its tension is increased by 44% keeping the length constant। तो हुण पुत्र जदों टेंशन नूं कितना इंक्रीज करता 44% मतलब जिहड़ी नवी टेंशन है वो पुरानी दा 44/100 t मतलब इतनी हो गई। तो आ जिहड़ी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है पुरानी नालों 6 बढ़ गई है ना। तो हुण ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ क्योंकि उन्हें लेंथ क्या लेंथ हो ही रही है ना। तो हुण आ जिहड़ी वैल्यू है है और आ वैल्यू नाल आपां डिवाइड कर दईए तो जो डिवाइड करांगे पुत्र अपने कोल और t डैश की वैल्यू आ वाली पुट करेंगे आपां ये 1.2 आ जाएगी है ना। सो t के बराबर आ गया 0.2 न्यू नॉट की वैल्यू आ गई 6/0.2 30 हर्ट्ज। तो आपां जिहड़ी स्ट्रेच्ड वायर है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कढ लई है। चलो हुण की कहंदा फाइंड द change in fundamental frequency of the sonometer wire when the length of the wire is increased by 20% keeping the original tension in the wire constant। हुण देखियो पुत्र तो हुण लेंथ नु दूसरे वायर ने की कीता लेंथ नु हाँ तो जब लेंथ नु आपां इंक्रीज
ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 1/2 L dash under root T by mu है ना ਤੇ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 30 ਹਰਟਜ਼ ਆ L ऊपर चला गया L डैश थल्ले आ गया L डैश की वैल्यू the new है ना तो ये आ जानी है 25 हर्ट्ज ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ origignal ਟੈਂਸ਼ਨ 19 ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ 25 ਹਰਟਜ਼ ਆ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਇਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 5 ਹਰਟਜ਼ और डिक्रीज हुई है एक क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है पुत्र समझ आ रही है थानू सब नू कि नहीं ये क्वेश्चंस ट्राई कर लियो है ना पहला प्रायोरिटी ਜਿਹੜੀ ਆ देखो फर्स्ट प्रायोरिटी ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥਿਊਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾਣਾ ਫਿਰ न्यूमेरिकल्स ਵੱਲ शिफ्ट करना मतलब न्यूमेरिकल्स ट्राई करते करते कहो भी थ्योरी हो जूगी रह गई वो प्रॉब्लम आएगी इस करके थ्योरी को फर्स्ट प्रेफरेंस न्यूमेरिकल्स को सेकंड प्रेफरेंस देनी हुन इस स्टेज